क्या है डॉन और टोनी की कहानी? किस सफर पर निकली ये जोड़ी? कैसे बदल दिया इस सफर ने टोनी को? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोलीग्राज स्टूडियोज में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन फिल्म ग्रीन बुक के बारे में। फिल्म को नजदीक से जानने के लिए जुड़े रहिए आखिर तक हमारे साथ। फिल्म साल 1962 में स्थापित है। एक इतालवी अमेरिकी डोरमैन टोनी ब्रोक्स में कोपाकबाना नाइट क्लब में काम करता है। वह अक्सर अपने काम पर असभ्य ग्राहकों से मिलता है, लेकिन जब वे क्लब के कोड को तोड़ते हैं तो हाथ उठाने से डरता नहीं है। एक दिन एक अमीर व्यापारी उनके क्लब का दौरा करता है और जोर देता है कि उसकी टोपी को सुरक्षित रखा जाना चाहिए क्योंकि यह उसकी मां की ओर से एक उपहार था। टोनी उस टोपी को चुरा लेता है, जिससे व्यवसायी कर्मचारियों पर बैलिस्टिक हो जाता है। बाद में वह इसे चोर से प्राप्त करने का नाटक करते हुए वापस देता है। इसी वजह से उसे न सिर्फ बिजनेसमैन से पैसे मिलते हैं, बल्कि उससे दोस्ती भी हो जाती है। टोनी और उसके दोस्त व्यथित हैं, क्योंकि अगले 2 महीनों के लिए क्लब को नवीनीकरण के लिए बंद किया जा रहा है। उन्हें अपने परिवार का पेट पालने के लिए अंशकालिक नौकरी की तलाश करनी पड़ती है। अगले दिन 2 अफ्रीकी अमेरिकी पुरुष टोनी के घर में रसोई के सिंक की मरम्मत के लिए आते हैं। क्योंकि यह 1960 का दशक है, अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी आबादी नस्लवाद का लगातार सामना कर रही है। डोलोरेस को अपनी जाति की परवाह नहीं है और वह उनका स्वागत करती है। वह उन्हें पानी भी देती है और विनम्रता से उन्हें विदा करती है। हालांकि उनके जाने के बाद टोनी उन गिलासों को फेंक देता है जिनसे उन्होंने पिया था। वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि इस तरह के सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट जातिवादी व्यवहार समाज में उस समय के आसपास आम है। एक दिन जब टोनी अभी भी नौकरी की तलाश में है, उसे अपने एक सहयोगी का फोन आता है। वह व्यक्ति उसे डॉक्टर डॉन शर्ली नाम के किसी व्यक्ति के बारे में बताता है जो ड्राइवर की तलाश में है। अगले ही दिन टोनी एक साक्षात्कार के लिए डॉन के घर जाता है और उसे पता चलता है कि वह एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति है। उन्होंने मनोविज्ञान और संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है और एक विश्व प्रसिद्ध पियानो वादक है। टोनी ने अपने पूरे जीवन में इतनी शानदार जीवन शैली कभी नहीं देखी है और यह सोचना उसके लिए आश्चर्य की बात है कि यह सब डॉन का है। पियानो वादक मिडवेस्ट और डीप साउथ के माध्यम से 8 सप्ताह के संगीत कार्यक्रम के दौरे पर जाने की योजना बना रहा है और यात्रा के लिए डॉन को उसका ड्राइवर बनने की जरूरत है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे क्रिसमस ईव की शाम घर लौट सकेंगे। डॉन टोनी को काम समझाता है, जो ड्राइवर के साथ उसका बटलर बनने को तैयार नहीं है। डॉन वेतन बढ़ाता है क्योंकि वह जानता है कि वह रास्ते में अत्यधिक नस्लवाद का सामना करने जा रहा है और टोनी किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लगता है जो उसकी रक्षा कर सकता है। लेकिन टोनी मना कर देता है और चला जाता है। उस दिन बाद में पियानो वादक टोनी के घर फोन करता है और डोलोरेस से उसके पति को 2 महीने के लिए दूर ले जाने की अनुमति मांगता है। टोनी उसके साथ $125 प्रति सप्ताह के लिए सहमत होता है। उनके जाने के दिन डोलोरेस उसे विदाई देती है और यात्रा के दौरान पत्र लिखने का आग्रह करती है। रिकॉर्ड कंपनी उन्हें एक अच्छी कार किराए पर देती है और टोनी को सूचित करती है कि अगर वह एक भी शो से चूक जाता है तो उसे केवल आधा पैसा ही मिलेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उसे ग्रीन बुक नामक कुछ प्रदान करते हैं। यह अमेरिका में अश्वेत लोगों के लिए एक पर्यटक गाइड है, जिसमें उनके लिए अलग अलग दक्षिणी राज्यों में रहने के लिए सुरक्षित स्थानों की एक सूची है। टोनी हैरान है कि ऐसे किताब जैसी कोई चीज भी मौजूद है। यात्रा शुरू होती है और शुरू में टोनी ने अपनी नॉनस्टॉप बकबक के साथ डॉन को बोर किया। टोनी के अनुचित व्याकरण के उपयोग और बेतुकी शब्दावली के कारण डॉन विशेष रूप से नाराज है। हाथों से गंदा खाना खाने और सड़क के बीच में लीकेज लेने की उसकी आदत उसे अपमानजनक लगती है। अपने पहले शो में डॉन ने अपने शानदार प्रदर्शन से टोनी समेत सभी को प्रभावित करता है। एक संगीतकार के रूप में टोनी उसका सम्मान करने लगता है। बाद में वह शो खत्म होने का इंतजार करते हुए मददगारों के साथ जुआ खेलते हुए पकड़ा जाता है। डॉन उसे रोकता है, निराश है कि उसने बाहर आने का विकल्प चुना जब उसके पास हाई रोड लेने और पार्टी में रहने का विकल्प था। जैसे जैसे यात्रा जारी रहती है, टोनी रेडियो पर समकालीन संगीत बजाता है। वह यह जानकर हैरान है कि डॉन एरेथा फ्रैंकलिन जैसे लोकप्रिय संगीतकारों को नहीं जानता, क्योंकि वह विशेष रूप से अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के बीच प्रसिद्ध है। वह और भी हैरान होता है जब डॉन ने खुलासा किया कि उसने कभी केंटकी फ्राइड चिकन नहीं खाया है। वे केंटकी के मूल रेस्तरां में रुकते हैं और टोनी कुछ कोशिश करने के लिए डॉन को मजबूर करता है। हालांकि शुरू में वह अपने हाथों से खाने के बारे में संशय में था, लेकिन पकवान को खाने पर उसे सुखद आश्चर्य हुआ। एक दिन वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां टोनी को जमीन पर एक महंगा जेड रत्न मिलता है, जो लगता है कि एक रॉक विक्रेता की गाड़ी से गिर गया है। वह इसे जेब में रखता है, लेकिन तुरंत डॉन द्वारा बुलाया जाता है। पियानो वादक उसे अंदर जाने और एक पल में चट्टान के लिए भुगतान करने के लिए कहता है। टोनी कराहता है और झिझकता है, लेकिन फिर वैसा ही करता है। फिर दोनों दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, जहां डॉन के लिए भव्य पियानो की सफाई नहीं की जाती है।
चौकीदार का दावा है कि उसके जैसे अश्वेत व्यक्ति को ऐसे पियानो बजाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। टिप्पणी से टोनी उग्र हो जाता है और वह उस व्यक्ति के चेहरे पर घूंसा मारता है। पियानो को तब प्रदर्शन के लिए साफ और पॉलिश किया जाता है। जैसे ही वे आगे दक्षिण में प्रवेश करते हैं, डॉन को केवल काले होटलों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने लोगों के बीच होते हुए भी वह घर जैसा महसूस नहीं करता। एक रात वह एक बार में जाता है जहां सिर्फ बार में रहने के कारण जातिवादियों के एक झुंड ने उसकी पिटाई कर दी। टोनी जल्दी से स्थान पर जाता है और ठगों को धमकी देता है कि उसके पास बंदूक है। जब वे मुठभेड़ से बाल बाल बच जाते हैं तो डॉन उससे पूछता है कि क्या उसके पास वास्तव में बंदूक है। टोनी जवाब देता है कि वह सिर्फ झांसा दे रहा था और दोनों होटल में रहते हैं। अगले संगीत कार्यक्रम के लिए वे एक दक्षिणी हवेली में रुकते हैं। हमेशा की तरह डॉन कमरे में आकर्षण का केंद्र है और सभी उसका सम्मान करते हैं। बटलरों के अलावा वह एकमात्र अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति भी है, लेकिन वह ऐसे माहौल के अभ्यस्त है। मेजबान मुख्य अतिथि के लिए विशेष तला हुआ चिकन भी बनाता है, लेकिन मध्यांतर के दौरान उसे गोरे लोगों के बाथरूम का उपयोग करने से मना कर दिया जाता है। मेजबान उसे घर के बाहर लकड़ी से बने एक छोटे से कक्ष में ले जाता है। अपमानित होने से इनकार करते हुए डॉन कॉन्सर्ट में वापस जाने से पहले बाथरूम में जाने के लिए होटल लौटता है। डॉन को उन लोगों के प्रति विनम्र होते देखकर टोनी क्रोधित हो जाता है जिन्होंने उसे बुनियादी शालीनता से वंचित कर दिया था। पूरी यात्रा के दौरान टोनी डोलोरेस को पत्र लिखता है, लेकिन वे ज्यादातर भयानक होते हैं। डॉन उन्हें पढ़ता है और कई वर्तनी की गलतियां और व्याकरण की गलतियां देखता है। वह टोनी को उन्हें और अधिक काव्यात्मक और सुंदर बनाने में मदद करता है। न्यूयॉर्क में डोलोरेस को पत्र मिलता है और उसकी खूबसूरती देख वो खुद को रोने से नहीं रोक पाती। अगले दृश्य में दोनों अपने अगले गंतव्य के लिए चल रहे हैं जब वे एक दुकान के सामने प्रदर्शित एक सुंदर सूट देखते हैं। डॉन इसे खरीदने के लिए अंदर आता है, लेकिन मालिक ने भुगतान करने से पहले उसे इसे आजमाने से मना कर दिया, क्योंकि अन्य सभी ग्राहकों को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट है कि आदमी उसे उसकी त्वचा के रंग के आधार पर आंक रहा है। टोनी जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉन उसे रोकता है और विनम्रता से छोड़ देता है। उस शाम टोनी को पुलिस स्टेशन से तत्काल कॉल आती है। वो वहां जाता है और डॉन और एक आदमी को एक कोठरी में नंगा देखता है। यह पता चलता है कि वे समलैंगिक अंतरंगता में लिप्त पकड़े गए थे। टोनी अधिकारियों को डॉन को जाने देने के लिए रिश्वत देता है, जिससे डॉन बहुत खुश नहीं है। उसका दावा है कि पुलिस उस स्थिति में गलत थी और उन्हें रिश्वत देना हमें गलत साबित करता है। दूसरी ओर टोनी उसे एहसान फरामोश कहता है। अगले दृश्य में दोनों एक होटल के बाहर हैं, जब टोनी न्यूयॉर्क के अपने दो इतालवी दोस्तों से मिलता है। यह देखकर कि वह एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, वे उससे कुछ गरिमा रखने के लिए कहते हैं। उसे बेहतर वेतन पर नौकरी भी दी जाती है। उस दिन बाद में डॉन टोनी को दोगुना पैसा देता है और उसे अपने ट्रैवल मैनेजर का दर्जा देता है। वह इतालवी बोलता है, यह खुलासा करते हुए कि वह सब कुछ समझता है जो उसके दोस्तों ने पहले बात की थी। टोनी ने खुलासा किया कि वह उसे संगीत कार्यक्रम के बीच में छोड़ने की कभी योजना नहीं बना रहा था और अधिक पैसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। डॉन स्पष्ट रूप से उनकी टिप्पणी से प्रभावित है। मिसिसिपी में अपने अंतिम शो के रास्ते में दोनों को स्थानीय पुलिस उनकी गाड़ी रोक देती है। ये पता चलता है कि शहर के इतने हिस्से में सूरज ढलने के बाद अफ्रीकी अमेरिकी लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। अधिकारी उन्हें कार से बाहर खींचता है और टोनी को एक इतालवी होने के लिए नस्लीय गाली कहता है। वह अपना आपा खो देता है और अधिकारी को घूंसा मारता है, जिससे अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉन अपने अधिकारों का इस्तेमाल स्टेशन से किसी को कॉल करने के लिए करता है। कुछ ही देर में पुलिस को राज्यपाल का गुस्सा भरा फोन आता है। डॉन के प्रभाव के कारण उन्हें अंततः डॉन और टोनी को रिहा करना पड़ा। बाहर डॉन ने खुलासा किया कि उसने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट कैनेडी को फोन किया था। टोनी इस अनुभव से चकित और खुश है, लेकिन डॉन को ऐसा नहीं लगता। वह टोनी पर गुस्से में है क्योंकि अब उन्हें आखिरी शो के लिए देर हो जाएगी। उसका कहना है कि पूरी जिंदगी उसे ऐसे नामों से बुलाया गया है और टोनी एक बार में ही अपना आप खो बैठा। बातचीत एक तर्क में बदल जाती है जब टोनी डॉन को एक भ्रमित अमीर आदमी कहता है जो अपने लोगों के संघर्षों के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। डॉन हताशा में कार से बाहर निकलता है। अपने पूरे जीवन में वह गोरे लोगों के लिए बहुत काला रहा है, काले लोगों के लिए बहुत सफेद है और समलैंगिक होने की वजह से पर्याप्त पुरुष नहीं है। वह डॉन को अपनी निराशा व्यक्त करता है, जो उसकी समस्याओं को समझता है और चुपचाप माफी मांगता है। उस रात वे एक होटल में ठहरते हैं, जहां टोनी अपनी पत्नी को एक और पत्र लिखता है। उनका दावा है कि अब तक उन्होंने इसे समझ लिया है, लेकिन डॉन इसे पढ़ने पर जोर देता है।
खत में टोनी ने अपनी पत्नी को खुशहाल परिवार से भरा घर बताया है। पियानो वादक इसका अनुकरण करता है और उसका अनुमोदन करता है। कुछ घंटों बाद वे अलबामा में अंतिम संगीत कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। डॉन को बहुत सम्मान दिया जाता है जब मेजबान उसे अपनी कार उस स्थान पर पार्क करने देता है जिसे वह गेस्ट ऑफ ऑनर स्पॉट कहता है। लेकिन इसके ठीक बाद उन्हें एक छोटी सी कोठरी में ले जाया जाता है जो कि उनका ड्रेसिंग रूम है। डॉन शिकायत नहीं करता है और उसके अंदर ही कपड़े बदलता है। फिर वह भोजन कक्ष में अन्य लोगों के साथ शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है। मेजबान का दावा है कि उनके पास उनके खिलाफ कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन रेस्तरां के लिए यह परंपरा रही है कि केवल काले नौकरों को खाने की जगह के अंदर चलने की अनुमति दी जाती है। डॉन तब तक पियानो बजाने से इनकार कर देता है जब तक कि उसे खाने की अनुमति नहीं दी जाती। मेजबान टोनी को अपने मालिक को मनाने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करता है। टोनी आदमी के साथ लड़ाई करने वाला होता है, लेकिन डॉन उसे रोक देता है। वह टोनी को यह चुनने का अधिकार देता है कि उसे क्या करना चाहिए, कहीं और खाओ और शो जारी रखो या इसे पूरी तरह से छोड़ दो। टोनी बाद वाले को चुनता है और वे काले लोगों के लिए बने एक बार में जाते हैं। डॉन पैसे से भरा अपना बटुआ फ्लैश करता है जिसे कुछ ठगों ने नोटिस किया। वह स्थानीय जैज बैंड के साथ पियानो भी बजाता है और अपने समय का भरपूर आनंद उठाता है। जब वे जाने वाले होते हैं तो टोनी उन ठगों को देखता है जो पहले उनकी कार के पीछे उनका इंतजार कर रहे थे। वह हवा में 2 शॉट फायर करने और उन्हें डराने के लिए अपनी बंदूक का उपयोग करता है। उसके पीछे से एक हैरान डॉन कसम खाता है कि वह जानता था कि टोनी के पास एक बंदूक थी। फिर दोनों क्रिसमस ईव की शाम तक घर पहुंचने की उम्मीद में न्यूयॉर्क वापस अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे एक बर्फीले तूफान से गुजरते हैं जो यात्रा को और भी कठिन बना देता है। डॉन मजाक में टोनी से अपने भाग्यशाली पत्थर को बाहर लाने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें सवारी के लिए इसकी आवश्यकता है। टोनी बेशर्मी से अपने द्वारा चुराए गए पत्थर को डैशबोर्ड पर रखता है और दोनों इसके बारे में हंसते हैं। घंटों बिना रुके गाड़ी चलाने के बाद टोनी अब जाग नहीं सकता। वह क्रिसमस ईव की शाम तक घर पहुंचने की उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन डॉन उसे कार के पीछे आराम करने के लिए कहता है और खुद ड्राइव करने की पेशकश करता है। वे खाने से ठीक पहले टोनी के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। टोनी डॉन को आमंत्रित करता है, लेकिन वह उसे क्रिसमस की शुभकामनाएं देता है और वहां से चला जाता है। डोलोरेस और परिवार वर्तमान में उसे वापस पाकर हैरान है। जैसा कि वे यात्रा के बारे में बात करते हैं, टोनी का भाई मजाक में डॉन को एक गाली कहता है, लेकिन एक बदले हुए टोनी ने उसे और अधिक सम्मानजनक होने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक से पता चलता है कि डॉन उनसे जुड़ने के लिए वापस आ गया है। उनका पूरा परिवार तहे दिल से स्वागत करता है। डोलोरेस ने उसे गले लगाया और टोनी को उसके पत्रों में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। आखिरी क्लिप में रियल लाइफ टोनी की तस्वीर दिखाई गई है। उन्होंने कोपाकबाना में काम करना जारी रखा और क्लब के मैत्रेडी बन गए। डॉन ने भी अपना संगीत कैरियर जारी रखा और अत्यधिक सफल रहा। 2013 में दोनों के निधन से पहले वे जीवन भर दोस्त बने रहे। बस कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं सानिया सैफी आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ।